नमस्कार, न्यूज ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। भारत और गंधार का संबंध मात्र भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संवाद का परिणाम था। सदियों तक विचारों, परंपराओं, धर्मों और कलाओं के निरंतर आदान प्रदान ने दोनों क्षेत्रों को आपस में इस तरह जोड़े रखा कि गंधार भारत की सांस्कृतिक चेतना का पश्चिमी प्रतिबिंब बन गया। गंधार, जो वर्तमान में पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम भाग और अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्रों में स्थित था, प्राचीन भारत की एक अत्यंत समृद्ध सांस्कृतिक इकाई के रूप में विकसित हुआ। बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बनी, यूनानी प्रभाव का प्रवेश द्वार बनी और अंतर महाद्वीपीय व्यापारिक मार्गों का संगम भी बनी। गांधार की भौगोलिक स्थिति ने उसे प्राचीन भारत और मध्य एशिया के बीच एक स्वाभाविक सेतु बना दिया। यह क्षेत्र आज के पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत और अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्सों तक फैला हुआ था। इसकी प्रारंभिक राजधानी तक्षशिला थी, जिसे शिक्षा, दर्शन और राजनीति का वैश्विक केंद्र माना जाता था, जबकि बाद के काल में पुरुषपुर अर्थात आधुनिक पेशावर इसकी राजधानी बना। हिमालय की पश्चिमी श्रृंखलाओं की छाया में और सिंधु नदी तंत्र के निकट स्थित होने के कारण गंधार व्यापारिक मार्गों और सांस्कृतिक संपर्कों का प्रमुख केंद्र रहा। यही वह भूभाग था जहां भारतीय, ईरानी, चीनी, यूनानी और रोमन संस्कृतियों का सह अस्तित्व देखने को मिलता है। पश्चिम पंजाब, उत्तरी पश्चिमी सीमांत क्षेत्र, दक्षिण पश्चिमी कश्मीर और अफगान भूभाग मिलकर गंधार को एक बहुआयामी सांस्कृतिक क्षेत्र बनाते थे, जिसने भारत की पहचान को उसकी भौगोलिक सीमाओं से बहुत आगे तक पहुंचाया। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में गंधार का उल्लेख विविध रूपों में मिलता है। महाभारत में गंधार की राजकुमारी गांधारी का उल्लेख विशेष महत्व रखता है, जिनका विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ, और इस वैवाहिक संबंध ने भारत और गंधार के राजनीतिक संबंधों को अस्थायित्व दिया। गंधारी के पुत्र कौरव कुरुक्षेत्र युद्ध के केंद्रीय पात्र बने। रामायण में गंधार का उल्लेख उत्तर पश्चिम के एक सीमांत क्षेत्र के रूप में मिलता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि क्षेत्र तत्कालीन लंका साम्राज्य के प्रभाव से बाहर था। पुराणों में गांधार को उत्तरा पथ का भाग माना गया है और इसे 16 महाजनपदों में शामिल किया गया है। मत्स्य पुराण और वायु पुराण में गंधार नरेशों की वंशावली का उल्लेख इस क्षेत्र की प्राचीन राजनीतिक निरंतरता और सांस्कृतिक स्थिरता का प्रमाण प्रस्तुत करता है। गांधार प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में एक प्रमुख महाजनपद था, जिसका उल्लेख अंगुत्तर निकाय, महावस्तु, महाभारत और विभिन्न पुराणों में मिलता है। यह केवल एक राजनीतिक शक्ति केंद्र नहीं था, बल्कि शिक्षा और बौद्धिक गतिविधियों का भी प्रमुख स्थल था। तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्रों में वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, व्याकरण, राजनीति और सैन्य विज्ञान की शिक्षा दी जाती थी। इसकी भौगोलिक स्थिति ने इसे फारस, मध्य एशिया और यूनान से सीधे संपर्क में रखा। फारसी अकमेनिड साम्राज्य के अधीन रहने और बाद में सिकंदर महान के आक्रमण के पश्चात गंधार में यूनानी प्रभाव गहराया, जिससे गांधार कला अथवा ग्रेको बौद्ध कला का जन्म हुआ। यह कला भारतीय धार्मिक विषय वस्तु और यूनानी शिल्प सौंदर्य का अद्वितीय समन्वय थी। सिकंदर महान का भारत अभियान 327 से 326 ईसा पूर्व है। गंधार के इतिहास में यह एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। तक्षशिला गंधार की प्रमुख राजधानी होने के कारण सिकंदर के लिए पहला महत्वपूर्ण पड़ाव बनी। तक्षशिला के राजा आम्भी ने सिकंदर का स्वागत किया और उसे सैन्य सहायता प्रदान की, जिससे सिकंदर को इस क्षेत्र में स्थायी प्रभाव स्थापित करने में सुविधा हुई। इसी घटना के बाद गंधार में यूनानी सांस्कृतिक प्रभाव की नींव पड़ी। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर इस क्षेत्र का शासक बना। किंतु 305 और 303 ईसा पूर्व के बीच मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस के साथ संधि कर गंधार को मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस संधि ने मौर्य साम्राज्य को पश्चिम की ओर विस्तारित किया और गांधार को पुनः भारतीय राजनीति और सांस्कृतिक प्रभाव में ला खड़ा किया। सम्राट अशोक के शासनकाल यानी 268 से 232 ईसा पूर्व में गांधार मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग बना और साथ ही बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का
केंद्र भी। अशोक ने गांधार में स्तूपों, विहारों और धार्मिक संरचनाओं का निर्माण करा। उनके शिलालेखों में अहिंसा, करुणा और नैतिक आचरण का संदेश अंकित है, जिसने बौद्ध धर्म को जन जन तक पहुंचाया। इसी काल में गांधार कला का विकास प्रारंभ हुआ, जिसने बौद्ध धर्म को यूनानी सौंदर्यबोध के साथ प्रस्तुत किया। गांधार कला भारतीय और यूनानी रोमन कलात्मक परंपराओं के अद्वितीय संगम का प्रतीक है। इसमें बौद्ध विषय वस्तु को यूनानी यथार्थवाद, शारीरिक रचना, वस्त्रों की सिलवटों और त्रिविमीयता के साथ ढाला गया। गांधार कला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि इसी परंपरा में पहली बार बुद्ध को मानद रूप में प्रस्तुत किया गया। इससे पहले बुद्ध को केवल प्रतीकों जैसे चक्र, पीपल वृक्ष या चरण चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाता था। बुद्ध के गांधार शैली की मूर्तियों में घुंघराले बाल, आभा मंडल और शांत गंभीर मुखाकृति अस्पष्ट दिखाई देती है। यह कला पहली से चौथी शताब्दी के बीच अपने चरम पर पहुंची। गांधार अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण भारत और मध्य एशिया के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सेतु बना। रेशम मार्ग अर्थात सिल्क रूट के माध्यम से यहाँ से बौद्ध भिक्षु चीन, मध्य एशिया और तिब्बत पहुंचे। चीनी बौद्ध यात्री फाहियान और वेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांतों में गांधार की बौद्ध परंपरा, स्तूपों और तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्रों की प्रशंसा की है। वेनसांग ने गांधार को बौद्ध ज्ञान की अंतर्राष्ट्रीय भूमि के रूप में वर्णित किया है। कुषाण राजवंश के उदय के साथ गांधार पुनः सांस्कृतिक उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा। कुषाण शासक कनिष्क ने लगभग 127 से 150 ईस्वी में पुरुषपुर अर्थात आधुनिक पेशावर को अपनी राजधानी बनाया। उसने महायान बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कराया। कनिष्क के काल में गांधार कला अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंची और पेशावर का कनिष्क स्तूप उस युग की स्थापत्य भव्यता का प्रतीक बना। गांधार भाषाई और लिपिक विविधता का भी केंद्र था। यहाँ संस्कृत, प्राकृत और गांधारी भाषा का प्रयोग होता था। गांधारी भाषा मुख्यतः खरोड़ी लिपि में लिखी जाती थी, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और जिसका विकास फारसी, अरामी प्रभाव से हुआ था। खरोष्ठी लिपि में लिखे बौद्ध ग्रंथ गांधार की बहुभाषिक और बहुत सांस्कृतिक पहचान को स्पष्ट करते हैं। 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी में हूण आक्रमणों और कुषाण साम्राज्य के पतन ने गांधार की सांस्कृतिक संरचना को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाई। इसके बाद गजनवी और गोरी आक्रमणों ने इस क्षेत्र की बौद्ध और हिंदू सांस्कृतिक धरोहर को समाप्त कर दिया। अनेक स्तूप और विहार नष्ट हो गए। गांधार की कला परंपरा इतिहास के अंधकार में चली गई। आज गांधार का ऐतिहासिक क्षेत्र पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, तक्षशिला, पेशावर और अफगानिस्तान के पूर्वी हिस्सों में स्थित है। भले ही यह क्षेत्र आज भारत की राजनीतिक सीमाओं से बाहर हो, किंतु इसका सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक संबंध भारत से अटूट है। महाभारत, रामायण और बौद्ध साहित्य में गांधार का उल्लेख इसे भारतीय सभ्यता का अभिन्न अंग सिद्ध करता है। भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय, कोलकाता के इंडियन म्यूजियम और अन्य संस्थानों में सुरक्षित गांधार कला की मूर्तियां आज भी इस साझा विरासत की साक्ष्य हैं। गांधार आज भी इतिहासकारों, बौद्ध तीर्थयात्रियों और सांस्कृतिक शोधकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गांधार केवल एक भूभाग नहीं था, बल्कि यह भारत की उस सांस्कृतिक आत्मा का दर्पण था जिसने सीमाओं से परे जाकर मानव सभ्यता को दिशा दी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।